शाह एक फेल्ड पॉलिटिशियन, असफल राजनीतिक व्यक्ति, मुखौटा आयरन मैन का। कितनी सच्चाई, कितना झूठ। एक चर्चा रविवार दोपहर 12 बजे मेरे साथ लाउड पॉलिटिक्स, लाउड इंडिया टीवी पे जुड़िए और समझिए अमित शाह क्या एक सफल राजनीतिक व्यक्ति है या सिर्फ असफलता का मुखौटा। देखेंगे, सुनेंगे मेहमानों के साथ 12 बजे इस रविवार निशांत वर्मा के साथ। नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून। लाउड इंडिया टीवी फिर ले आया आपके लिए लाउड पॉलिटिक्स का एक बेहतरीन चर्चा का विषय। मैं निशांत वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, आज का होस्ट और हमेशा आपका दोस्त। आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे अमित शाह। बड़ा चर्चित नाम है इस देश में। अमित शाह एक बेहतरीन पॉलिटिशियन माना गया है, एक उत्तम दर्जे का होम मिनिस्टर कहा जाता है। लेकिन क्या है इसके पीछे की हकीकत? आज इस पे एक चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पिछले 6-7 सालों से भारत ने एक चीज देखी है, वो है किस तरीके से झूठ को मखमल में पेश किया जाता है और आपको लगता है कि रावण ही राम। तो इस कारण हमने आज सोचा कि लाउड पॉलिटिक्स में मैं कुछ मेहमानों के साथ आपको ये बताने और जताने की कोशिश करूं सच्चाई क्या है। अंत में निर्णय आपका, लेकिन एक पहलू इस चीज पे भी कि अमित शाह एक असफल चाणक्य। आइए मिलवाता हूं मैं अपने मेहमानों से आज जो आपके साथ आज रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे मेरे साथ देख पा रहे हैं विष्णु विनोदम महाराज। महाराज नमस्कार। विष्णु विनोदम महाराज राम सेना के प्रमुख हैं और वृंदावन उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। आप देख पा रहे हैं दत्तू गवंकर जो कि मुंबई कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, मुंबई से जुड़े हैं। दत्तू जी नमस्कार। डॉक्टर सैयद अब्बास बैंगलोर से जुड़े हैं, यूथ लीडर हैं और आप इनको रोज टेलीविजन पे अलग अलग चैनल पे भिड़ते हुए देखते हैं। डॉक्टर अब्बास, वेलकम टू द शो। Thank you very much, निशांत साहब। यू वेलकम। आई टेक द अपॉर्चुनिटी, मैं आज इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता हूं कि मैं सबसे पहले दत्तू गवंकर जी के पास जाऊं। दत्तू जी, आप मुंबई से हैं, मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप राजनीति में जिस तरीके से इस देश को देखते आए हैं इतने सालों, मैं शुरुआती कमेंट आपसे चाहूंगा और आप 1-2 मिनट में यह हमें बताने की चेष्टा करें कि क्या अमित शाह एक चाणक्य है भी या नहीं। निशांत जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अमित शाह को चाणक्य कहना ये चाणक्य का अपमान है, क्योंकि चाणक्य जो थे वो अपने नीति शास्त्र के लिए जानकार थे और अमित शाह को नीति शब्द की जानकारी ही नहीं है। चाणक्य एक नैतिक इंसान थे और अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे। और अमित शाह जो है एक क्रिमिनल गैंग लीडर जैसे होता है, उस तरह का इनका बर्ताव है। एक बदले की भावना से ये पेश आते हैं और उसी तरह का ये बर्ताव करते। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से एक देश को क्रिमिनल गैंग की तरह चला रहे हैं। दिल्ली दंगों की निष्पक्ष जांच हुई क्या? नहीं हुई। वहां का कमिश्नर कहता है कोर्ट जाओ। कब? तब तक कोर्ट जाओ, तब तक वहां के जो जिनको अरेस्ट करेंगे वो तो जेल में सड़ेंगे। ताजा मामला है कंगना का। कंगना को इन्होंने Y+ सिक्योरिटी दी जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को दी जाती है। आप बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश में कुलदीप सेंगर ने जिस हमारी बहन के ऊपर अत्याचार किया, उस बहन की पूरा खानदान इन्होंने खत्म किया।
उनके वकील को मौत के हाथ उठाने की कोशिश की, उसको एक कांस्टेबल भी नहीं दिया गया। क्या इसको आप चाणक्य नीति कहोगे? चाणक्य इसके लिए नहीं जाना जाता था। सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, ये लोग जो है एक राजनीतिक चिंतक है। भले इनकी विचारधारा हमसे अलग हो या कुछ अलग हो, लेकिन इनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इनकी विचारधारा का सम्मान होना चाहिए। आप बताइए मुझे, कपिल शर्मा, अनुराग ठाकुर, परमेश वर्मा, खुलेआम इन्होंने कहा गोली मारो सालों को। अनुराग ठाकुर ने कहा था, क्या कार्रवाई की इन पे? क्यों नहीं कार्रवाई की? दिल्ली दंगों में 751 एफआईआर ली गई है। इसमें हिंदू 571 और 562 मुस्लिम लोगों के ऊपर एफआईआर लिया गया है, इनके नाम है। मजे की बात है कि 571 हिंदू भाई जो है वो कौन है? वो है जिन्होंने अमित शाह और मोदी सरकार को विरोध किया है। क्या निष्पक्ष जांच है? क्या इनको आप कहेंगे कि अमित शाह अपना काम निष्पक्षता पूर्वक करेंगे? जो चाणक्य ने कहा था, जो चाणक्य ने किया था, जी जो बात आपने कही, मैं उस पर दोबारा आपके पास लौट के आऊंगा। मैं चलता हूं इस समय विष्णु विनोदम जी के पास। महाराज, आपने सुना कि कांग्रेस के प्रवक्ता दत्तू जी ने जो 4-5 बातें रखी, उसमें एक बात आपने ये सुनी होगी कि हिंदू और मुसलमान, ये शब्द जरूर आ गए वक्तव्य में। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो भगवान राम, हिंदू धर्म इत्यादि के नाम पे नोट लेकर के घूमती है वोट मांगने के लिए। भारत में हम जानते हैं कि गृह मंत्री जो होता है, उसका जो रोल होता है वो अति गंभीर और महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए इंटरनल सिक्योरिटी, देश में अलग अलग विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर के उसका बेहतरीकरण। ये जो राम राज्य लाने की भारतीय जनता पार्टी ने महाराज ये सपना देश को दिखाया है, क्या एक असफल चाणक्य उसमें कहीं भी फिट बैठता है? आपका वक्तव्य महाराज। देखिए, राम का नाम लेना और बगल में छुरी रखना, ये दोनों डिफरेंट कहानी है। आज ये लोग राम राज्य की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या राम राज्य में आप परिकल्पना कर सकते हैं कि शराब परोसी जाए और मंदिरों को बंद रखा जाए? तो राम के हाथ से ये तीर धनुष हटा देने चाहिए और कहीं ना कहीं वो शराब को रख देना चाहिए। ये राम राज्य नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल राजनीति फिलहाल चलाई जा रही है। और इसमें जो अभी अमित शाह की बात की जा रही है कि अमित शाह चाणक्य हैं या नहीं, देखिए, ये सबसे पहले सर्वप्रथम जो भारतीय जनता पार्टी का मोटिव था इस देश में आने का, वो इस देश को तबाह करने का था, आबाद करने का नहीं था, बर्बाद करने का था। तो ये इस मोटिव में कहीं ना कहीं 100% सक्सेसफुल हुए। मैं 1 सेकंड के लिए रोकूंगा आपको महाराज, मैं 10 सेकंड के लिए रोकूंगा। दर्शकों को मैं बता दूं कि महाराज विष्णु विनोदम राम सेना के प्रमुख हैं और इन्होंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारत के अंदर भारत को आबाद नहीं बर्बाद करने के लिए अपनी राजनीति करती है। बहुत बड़ी बात कही महाराज, प्लीज कंटिन्यू। जी, तो यही है कि इनका जो पूरा मोटिव था इस देश को आबाद करना नहीं था, बर्बाद करना था, और इसी मोटिव से ये लोगों को लाया गया। ये एक कठपुतली है, इनके पीछे बैठे हुए अदानी अंबानी हैं और यूनाइटेड नेशन है, ऐसा मुझे लगता है। ये लोग मिलकर के इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। और जैसे WHO की बात कही जाए, WHO इनको ये देश फॉलो करता है WHO को। अब WHO जो गाइडलाइन पे चल रहा है, पहली चीज WHO कहता है कि 4 साल के बच्चे को सेक्स एजुकेशन दी जाए। क्या हमारी संस्कृति में ये चीज अलाउ है कि 4 साल के बच्चे को सेक्स एजुकेशन दी जाए? तो हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, किस चीज को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। आज हमारा देश जो इतना पिछड़ चुका है, पीछे जा चुका है,
इसके पीछे कारण क्या है? आज हमारे देश में भारत की जो बैंकिंग है वो बैंकिंग व्यवस्था है ही नहीं। भारत ने आज तक की डेट में पैसा जनरेट ही नहीं किया, बैंक जनरेट ही नहीं किया। ये जितने भी बैंकिंग व्यवस्थाएं हैं ये सारी की सारी सेंट्रल बैंकिंग की चल रही है, और सेंट्रल बैंकिंग इंडिया का नहीं है, ये सब बाहर का है। तो ऐसी बहुत सी मूलभूत चीजें हैं जिनके ऊपर हमारा ध्यान भटका दिया जाता है और हमारे को बेवकूफ बना करके रख दिया जाता है। यहाँ तीन वर्ग हैं जो मुख्य तौर पे काम करते हैं। एक वर्ग है जनता का, एक वर्ग है राजनीति का, और तीसरा जो वर्ग है वो संत समाज का है, धर्म का है। और इन तीनों वर्गों में जो जनता है इनको चलाने का काम राजनीतिक व्यक्ति का होता है। अब नीचे से जो तलवे चाट के ऊपर जा रहे हैं वो क्या देश का उत्थान करेंगे और क्या समाज का उत्थान करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण वर्ग आता है वो धर्म का आता है। अब धर्म के हाथों में चिलम थमा दी गई है, धर्म विहीन हो चुका है, वर्तमान की उसको कोई भी नॉलेज नहीं है। अगर वर्तमान में जीवन है तो वर्तमान की ही नॉलेज रखना पड़ेगा, और हम लोग भूत में जी रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जहां पर हमारे को वर्तमान की कोई नॉलेज है ही नहीं। और मैं तो निशान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि क्योंकि आपने जिस तरीके से, जिस बेबाकी से इस मौजूदा हालात में आवाज को उठाने का काम किया है, कोई मीडिया नहीं कर रहा। चौथा स्तंभ मीडिया माना जाता है और चौथा स्तंभ जो है वो बिका हुआ है पूरा का पूरा। तो आज की डेट में अगर तो आज की डेट में मैं आपकी इसी बात को आता हूं, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, मैं इसी बात को लेकर के डॉक्टर अब्बास के पास चलूंगा। जी डॉक्टर अब्बास, हम चर्चा कर रहे हैं, आपने दो पैनलिस्ट को सुना, हम चर्चा कर रहे हैं कि अमित शाह चाणक्य है, अगर है तो सफल है। मेरी नजर में तो डेफिनेटली वो असफल है और मैं उसके पूरे कसीदे पढ़ सकता हूं। लेकिन डॉक्टर अब्बास, खास बात तो यह है कि आप मुसलमान भी हैं। ये होना बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन पैनल पे ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं कि अमित शाह का नाम लेते ही सबसे पहले तो हिंदू और मुसलमान की छवि सामने आ जाती है कि शायद राजनीति अब इस हिंदू और मुसलमान पे ही भाई साहब जो हैं अमित शाह वो पूरी की पूरी दम लगाते हैं। मैं शुरुआती कमेंट आपका चाहता हूं जी, किन लिहाजों में, किस तरीकों से आप एक गृह मंत्री को देखते हैं, नंबर 1, और उसमें बाकी गृह मंत्रियों से अमित शाह कैसे अलग दिखते हैं आपको, नंबर 2। ध्यान रखिए मैं हिंदू मुसलमान की बात। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका सवाल का जवाब देने से पहले निशांत वर्मा साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि एक बहुत ही जबरदस्त शायरी है जो राजकुमार साहब की है, जो बहुत ही बड़े अभिनेता हैं, वो मैं आपको आपके लिए कहना चाहूंगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो शम्मा कभी ना बुझे उसे निशांत वर्मा कहते हैं। और मैं बता दूं, जो आप हो, आप इस हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के युवा के लिए एक ऐसी आवाज हो जो डंके पे, चोट पे सच्चाई बोलने वाली आवाज है। आपको मैं बता दूं कि आपके लिए मेरे दिल में, और तमाम जो मेरे भारतीय भाई हैं जो सेक्युलर हैं, जो नेक दिल हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। और आपको हम सब एक प्रेरणा मानते हैं, हम सब आपको एक इंस्पिरेशन मानते हैं। और मैं चाहता हूं कि नेशनल मीडिया को, जो आपसे डरता है, आप शेर आदमी हो, और मैं चाहता हूं कि आपका प्रोग्राम और ऊंचाई पर जाए। तो उसके साथ साथ अभी जो आपका सवाल है उसका मैं करना चाहूंगा। जब आपने अमित शाह कहा, मुझे खुद ये एक महसूस हुआ कि हिंदू मुसलमान करने वाला आदमी, सीए लाने वाला आदमी, एनआरसी को लाने वाला और क्रोनोलॉजी समझाने वाला आदमी है ये अमित शाह। और जहां पे आपने ये बात कही कि चाणक्य और वगैरह, मैं मुझे पता है ये डिबेट का मुद्दा है, लेकिन मैं सोचता हूं अगर चाणक्य जी वो शायद स्वर्ग में हैं और वो जब ये बात सुनेंगे तो उनको बहुत कष्ट होगा उनके दिल को बहुत बुरा लगेगा। और अगर वो जिंदा होते तो वो कहते हैं कि हे प्रभु मुझे उठा ले, मुझे किसको आप चाणक्य नहीं, बहुत ही चालू आदमी है, इसको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना आता है। अरे ये तो तड़ी पार है, तड़ी पार। आपने खुद बड़े बड़े चैनलों में इसका छिट्टा खोल के रख दिया है हिंदुस्तान के पब्लिक के सामने। इसको
कह भी कैसे सकते हैं चाणक्य? चाणक्य ने बहुत बुरी तरह से फेल हुए, कहां? दिल्ली राइट्स में, दिल्ली प्रोग्राम में फेल हो गए। हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था? लैकेडेसिकल अप्रोच ऑफ द पुलिस, इनकंसिस्टेंसीज ऑफ द पुलिस। पुलिस किसके अंडर आती है दिल्ली में? होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री के होम मिनिस्टर कौन? गृह मंत्री कौन? हमारे अपने प्यारे मोटा भाई अमित शाह जी। और ऐसे आदमी को एक सबसे बड़ा फेलियर है बेसिकली भाजपा, आरएसएस, वीएचपी में अगर देखें तो विनोद जी ने माशाल्लाह क्या जबरदस्त बातें बताई। मेरा प्रणाम है आपके लिए विनोद भाई, बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने बताई। दत्तू जी ने भी कहा ये इतने बड़े फेलियर हैं। कर्नाटका इलेक्शन जो हुआ था 2018 में, जिसका मैं भी एक कैंडिडेट था विधायक के लिए, वहां पे ये फेल हो गए, ये सरकार नहीं बना पाए। फिर येडियुरप्पा, फिर ये एक चीज में बहुत जबरदस्त है, एमएलए को खरीदो, पीएम केयर्स का ऑडिट रिपोर्ट ना लो, एमएलए को घोड़ा गधा की तरह बेचो, खरीदो, इसमें माहिर हैं वो। ये चीटिंग में, धोखेबाजी में, फ्रॉड में, स्कैम में, स्कैंडल में, नेपोटिज्म में अपने बेटे को बना दिया जय शाह। उसने अपने लाइफ में एक बैट नहीं पकड़ा है आज तक, उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देते हैं आप। वाह मोदी जी, वाह वाह अमित शाह जी, वाह। ऐसा आदमी जो बहुत ही बड़ा फेलियर है, दिल्ली राइट्स में फेल हुआ है। दिल्ली में इन्होंने पूरा संसार अपना भाजपा का खड़ा कर दिया था जीतने के लिए। कहां जीते? इन्होंने कहा आप अपना ईमान बेच दोगे बिजली के लिए, पानी के लिए, क्यों वोट दे रहे हो उस पार्टी को, इस पार्टी को, हमें वोट दो। ये लोग तो गोली मारने भी चले थे, हथियार लेके चले थे, बट कुछ नहीं हो सका। ये सबसे बड़ा फेलियर है। इंडिया का सबसे बदतर गृह मंत्री अमित शाह है, फेलियर है। चाणक्य को, जो भी इसको चाणक्य को कंपेयर करता है, मैं समझता हूँ उसको जेल में डाल देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। मैं शुक्रगुजार हूं, पहले आपने मेरी तारीफ करी और आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात दिल से की। मैं चलता हूं दत्तू जी के पास। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आता हूं दोबारा आपके पास। मैं दत्तू गवंकर जी के पास चलता हूं। दत्तू जी, आपने डॉक्टर साहब को सुना, डॉक्टर साहब ने एक बड़ी खास बात बताई कि अमित शाह जो है वो खरीद फरोख्त का मास्टर है। मेरे थॉट प्रोसेस में वो चीज नहीं बैठती है, क्योंकि अगर मैं उस लिहाज से सोचूं तो 2014 में जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बने, तो उसके बाद कुछ साल तक, कुछ समय तक लगातार राज्यों के जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं वो तड़ातड़ फड़ाफड़ भारतीय जनता पार्टी जीतती रही। उस समय मेरा आकलन ये था कि जितने भी राज्यों में, और इनको इसलिए शायद उस समय से चाणक्य बोलना शुरू किया गया था, तो ये मेरा आकलन था कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद जो लगातार कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश तक अपनी असेंबली जीतती रही, उसका कारण था कि वहां पे पहले भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी और अपने अपने एंटी इनकम्बेंसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने उन असेंबलीज को जीता। लेकिन 2018 के दिसंबर से एक हमने नयापन देखा। तब भी यही कार्यभार संभाल रहे थे और आज भी नड्डा जी को तो बिठा रखा है, लेकिन कार्यभार तो यही संभालते होंगे क्योंकि आदत से मजबूर है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं स्पेसिफिकली इस पॉइंट पे कि दिसंबर 2018 से लेकर के अब तक ऐसा क्या कांग्रेस ने किया या विपक्षी दलों ने किया, जो आज विपक्षी दल कहे जाते हैं, कि एक के बाद एक राज्यों की विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी या तो लेग बिफोर विकेट हो रही है या हिट आउट हो रही है। ऐसा है कि निशांत जी, जनता ये समझ चुकी है। 2014 में इनको विकास के मुद्दे पे जनता ने वोट दिया था, मोदी जी को चुन के लाया था। जैसे आपने बताया कि एक एंटी इनकम्बेंसी थी कांग्रेस के प्रति, लोगों के दिल में इन लोगों ने कई आंदोलन चलाए तो गुस्सा था और लोगों ने खिलाफ वोट देके इनको जिताया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी लोगों का विकास नहीं कर सकती। इस देश में अगर कोई विकास कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी है। और जैसे आपने देखा हिंदू बेल्ट वाले, जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीनों चुनाव कांग्रेस ने जीते। गोवा में आपने देखा, गोवा में हमारी सरकार बनने वाली इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके वहां पे, मणिपुर में आपने देखा। इनका यही है कि पैसे का खेल करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिकने वाला अच्छा है, बिकने वाला भी खराब है और खरीदने वाला भी खराब है। इस तरह की राजनीति इस देश ने कभी भी नहीं दिखी थी। ये विरोधियों की जहां जहां सरकारें हैं वहां पे
अमित शाह कड़ी नजर रखते हैं, वहां के एक छोटी घटना होती है तो भी इनका ध्यान वहां पे होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वहां पे अभी इन्होंने कानून लाया है कि ये कभी भी किसी को अंदर कर सकते हैं। तो अमित शाह इस देश के गृह मंत्री है, क्या इसको वो रोक नहीं सकते? अभी आपकी बात पे आता हूं कि महाराष्ट्र में भी इन्होंने कोशिश की थी, 80 घंटे की सरकार बनाई थी, लेकिन सफल नहीं हुए। ये चाणक्य जो फर्जी चाणक्य जो है, मैं इनको फर्जी चाणक्य कहता हूं, ये फर्जी चाणक्य महाराष्ट्र में असफल हुआ, हम लोगों ने यहां से भगा दिया इनको। दूसरी बात, इन्होंने उत्तराखंड में भी हरीश रावत की सरकार के साथ ऐसी ही कोशिश की थी, वहां भी असफल हुए थे। एक कोई सफल व्यक्ति नहीं है, ये सिर्फ क्रिमिनल है, एक गैंग की तरह इस देश को चला रहा है। जो सामने आएगा, जो सामने खड़ा होगा, मैं आपकी तारीफ करता हूं निशांत जी। इस माहौल में, इस ऐसे इतने खराब माहौल में, आपकी डिबेट में देख चुका हूं बहुत बार, मैं आपकी सराहना करता हूं, आपसे हम लोग सीखते हैं कि आप जिस निडरता से खड़े हैं, मैं सराहना करूंगा। आपके जैसे पत्रकार की इस देश को आज जरूरत है। और एक चौथा स्तंभ, इस देश का चौथा स्तंभ अगर खड़ा होना है तो निशांत वर्मा जैसे शेरों को बाहर आके दहाड़ना पड़ेगा। थैंक यू दत्तू जी, मैं आपकी बात की सराहना करता हूं। आपने कहा, एक लाइन जोड़ करके फिर मैं महाराज विष्णु विनोदम के पास जाऊंगा कि दत्तू जी, ये एक बात तो पक्की है, ये फिल्मी डायलॉग अमिताभ बच्चन ने खाली कहा होगा, लेकिन देश के हर एक नागरिक को ये लाइन दिमाग में रखनी चाहिए, डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं। खैर दत्तू जी, आपकी सराहना का धन्यवाद, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहे। लेकिन मैं चलता हूं विष्णु विनोदम महाराज के पास। विष्णु महाराज, आपने सुना कि किस तरीके से जो चर्चा के अंदर बातें निकल के आ रही हैं आज, और ये पता चल रहा है, और आपने भी कई बार कहा, मैं अब अमित शाह पे दोबारा एक फोकस आपसे करना चाहता हूं, और वो ये है कि देश में हिंदू मुसलमान जिस तरीके से किया जा रहा है पिछले कुछ सालों, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान को बांटना धार्मिक लाइनों पे और उसको फाइनली राजनीतिक रंग देना, क्या आपको नहीं लगता कि होम मिनिस्टर होने के नाते, जिसको देश के इंटरनल सिक्योरिटी और लोगों के भले का सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए, क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति अपने काम में असफल है? देखिए, ये असफल तो शुरू से ही रहे, बिकॉज दे ऑल आर द पपेट। इस सिस्टम की कठपुतली हैं और सिस्टम इनको चला रहा है, और ये लोग बिकाऊ लोग हैं। इन लोगों को सिर्फ अपनी जेब से मतलब है, उस तलवे चाटने से मतलब है, देश और देश की जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि ये लोग देश से मतलब नहीं रख रहे, डीपॉपुलेशन एजेंडे पे ये लोग काम कर रहे हैं। आज कोरोना एक महामारी के रूप में सामने आई है। अब सबसे महत्वपूर्ण निशान जी ये है कि कोरोना अगर महामारी है तो लोग बच कैसे रहे, इसकी दवाई क्या है, ठीक है, ठीक कैसे हो रहे हैं, और जब ये ठीक हो रहे हैं तो महामारी नहीं है। दूसरी चीज, ये ठीक हो रहे हैं तो ये जो वैक्सीन का पूरा माया जाल बनाया जा रहा है, ये वैक्सीन किस चीज की बना रहे हैं? तो ये समझने वाली बात है कि आने वाले समय में वैक्सीन से बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है, और इस देश को तोड़ने के लिए ये महामारी लाएगी। ये पेंडेमिक नहीं है, प्लैंडेमिक है पूरा का पूरा। ये प्लान किया हुआ प्रोग्राम है, ठीक है। और इसमें WHO पे केस लगा, मलिंडा गेट कंपनी पे केस लगा, गेट्स फाउंडेशन पे केस लगा, ऐसी बहुत सी कंपनीज पे केस लगाया गया, बिल गेट्स पे केस लगा, इसके ऊपर WHO पे भी केस लगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में अवेयरनेस के नाम पर कुछ नहीं है, मीडिया कुछ दिखाने को तैयार नहीं है। वो कंगना रनावत की बात कर रही है। अभी जितने भी ये फिलहाल सुशांत सिंह की हत्या हुई है और कंगना रनावत को ये पूरी मीडिया दिखा रही है, जिस तरीके से दिखा रही है, इसके पीछे जो पूरी की पूरी साइकोलॉजी है वो ये है कि इस वक्त अब जो देश हालात होने वाले हैं वो बहुत गंभीर हैं, और जितने भी इलीट हैं वो देश छोड़ करके यहां से भागना, जो भागने का जो तरीका है वो यही है, क्योंकि देश अब धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। तो इसके पीछे ड्रग एडिक्शन दिखा, ड्रग तो पहले से पूरा ये सिस्टम ले रहा था, आज कोई पहली बार तो ले नहीं रहा।
सुशांत सिंह पहले ऐसे कोई मानव नहीं है जो मरे हैं, तो इसको ये स्मोक न्यूज चला करके पूरा का पूरा एक भ्रमित करके इलीट ग्रुप यहां से बाहर जा रहा है। क्योंकि अब ये जो भारत का जो प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, ये अब जो पूरा सिस्टम ने इसको तैयार किया है, ये एक महाभारत होने जा रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रही है और इसके अंदर पूरा विनाश होगा। तो इस विनाश को रोकने के लिए निशांत जी, आप जैसे हम लोग जैसे की जरूरत है, मेरे हिसाब से इस वक्त अवेयरनेस की जरूरत है इस भारत को। जी महाराज, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं चलता हूं डॉक्टर अब्बास के पास। डॉक्टर अब्बास, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं इस प्रोग्राम में, आपने सुना विष्णु विनोदम महाराज ने दो बातें कही। एक तो उन्होंने एम्फेसाइज किया इस शब्द पे, बहुत बढ़िया उन्होंने शब्द ढूंढ के निकाला है, प्लैंडेमिक। कोरोना का जो प्लैंडेमिक है, एंड पैंडेमिक का तो खैर क्या कहा जाए, तो ये प्लैंडेमिक विष्णु जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं इससे पहले कि ब्रेक लूं में एक शॉर्ट में आपसे अंडरस्टैंड करना चाहता हूं कि अगर अमित शाह, जिसको कम से कम इस समय तो कोई नहीं मान रहा कि कोई चाणक्य था या चाणक्य है, और एक ने तो ये कहा कि भाई चाणक्य कहना भी चाणक्य की बेइज्जती है, लेकिन अगर ये प्लैंडेमिक वाला, प्लानिंग वाला आदमी अगर अमित शाह है, जो कि भारत का आज गृह मंत्री भी है, ऐसा क्या है कि कर्नाटका छोड़ करके बाकी साउथ इंडिया में, क्योंकि आप बेंगलुरु से हैं और आप यूथ लीडर हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि दक्षिण भारत में ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को ना तो पहले घुसने दिया, और ये प्लान करने वाले प्लानिंग शाह, इनको भी नहीं घुसने दिया। चक्कर क्या बात है? जी जी, ये आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और विनोद जी ने क्या लफ्ज इजाद किया है, प्लैंडेमिक, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं, ये प्लैंड पैंडेमिक है। और उसके साथ साथ जी हाँ, केरला ने तो इनको कह दिया पोमने मोदी, मतलब चल बच्चे मोदी। और तमिलनाडु में भी ये रिजेक्ट हो गए, ब्लैक फ्लैग्स के साथ भगा दिया इनको। और हालांकि आंध्र प्रदेश भी आप इनका हाल जानते हैं। अभी कर्नाटका में आपको एक बता दूं, ये अमित शाह जी माहिर हैं, जो पोचिंग करना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहिए। एक छोटा सा वाक्य बता दूं मैं, कुछ महीने पहले एक जो नेता था, एक आउटस्कर्ट्स ऑफ बैंगलोर के रिजॉर्ट में था, उसका पेट दर्द हुआ, सुबह देखा तो वो निकला कहां पे, मुंबई के एक अस्पताल में। क्यों? बेंगलोर में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स नहीं है क्या? जो येडियुरप्पा जी हैं हमारे चीफ मिनिस्टर यहाँ के, उनका राइट हैंड मैन संतोष राजीव चंद्रशेखर की प्राइवेट प्लेन में लेके जाता है। तो ऐसे यहाँ पे इनका पैसे का काम चल गया, बस ऐसे वो सक्सेस हुए। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, 1 मिनट में समाप्त करता हूँ। एक राजा और उसके जो कोर्ट में एक बहुत ही बेहतरीन गायक था, उसकी कहानी है। वो गायक आया और राजा को बेहतरीन से बेहतरीन गाने सुनाने लगा। राजा ने कहा वाह वाह, इसको 100 अशरफियां दे दो, इसको ये जगह दे दो, इसको ये महल दे दो करके बोला। अच्छा, तो उसने कहा कि हाँ, कल तक आपको सब चीजें मिल जाएंगी। तो ये जो गायक था वो चला गया, अपने घर गया। और फिर 1 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, कुछ नहीं मिला। तो गायक पहुंचा 1 साल बाद, कहा कि राजा महाराज, क्यों मुझे, आपने तो कहा मुझे महल देंगे, अशरफियां देंगे, जमीन देंगे, जायदाद देंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। तो राजा कहता है, अरे रे रे रे, आपने गा के मेरे कान को मजा दिया, मैंने कह के आपके कान को मजा दिया। ऐसे आदमी अमित शाह है, ऐसे आदमी। ठीक है, एक समय हो रहा है ब्रेक लेने का। इस जोक का मजा लीजिए दर्शकों, समय हो रहा है ब्रेक लेने का, और सारे पैनलिस्ट बने रहेंगे, अभी हाजिर होते हैं आपके साथ। बने रहिए लाउड इंडिया टीवी के लाउड पॉलिटिक्स में, जहां आज हम चर्चा कर रहे हैं अमित शाह एक फेल्ड चाणक्य। अभी हाजिर हुए। अमित शाह एक फेल्ड पॉलिटिशियन, असफल राजनीतिक व्यक्ति, मुखौटा आयरन मैन का। कितनी सच्चाई, कितना झूठ। एक चर्चा रविवार दोपहर 12 बजे मेरे साथ लाउड पॉलिटिक्स, लाउड इंडिया टीवी पे जुड़िए और समझिए, अमित शाह क्या एक सफल राजनीतिक व्यक्ति है या सिर्फ असफलता का मुखौटा। देखेंगे, सुनेंगे मेहमानों के साथ 12 बजे इस रविवार निशांत वर्मा के साथ। अमित शाह एक फेल्ड पॉलिटिशियन, असफल राजनीतिक व्यक्ति,
मुखौटा आयरन मैन का, कितनी सच्चाई कितना झूठ। एक चर्चा रविवार दोपहर 12 बजे मेरे साथ लाउड पॉलिटिक्स, लाउड इंडिया टीवी पे जुड़िए और समझिए अमित शाह क्या एक सफल राजनीतिक व्यक्ति है या सिर्फ असफलता का मुखौटा। देखेंगे सुनेंगे मेहमानों के साथ 12 बजे इस रविवार निशांत वर्मा के साथ। वेलकम बैक टू लाउड इंडिया टीवीज लाउड पॉलिटिक्स। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और मैं इससे पहले कि मैं किसी मेहमान के पास जाऊं, सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा तीनों मेहमानों का, विष्णु वनोदम महाराज, दत्तू गावनकर जी, डॉक्टर अब्बास, कि आप बने रहे हमारे प्रोग्राम में। मैं इससे पहले कि दत्तू गावनकर जी के पास जाऊं, मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं कि आज ये जो हम मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं, इसको डिस्कस करने का मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप जनता जनार्दन के पास वो पहलू भी पहुंचे जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सब पैनलिस्ट जो इस समय है, हम लोग जाते रहते हैं गोदी मीडिया पे डिस्कस के लिए और कोशिश करते हैं कि सच्चाई जो है वो हर व्यक्ति में पहुंचे, क्योंकि आज की तारीख में मीडिया की एक आदत पड़ चुकी है कि वो सच्चाई को ना तो बयान और ना ही लोगों तक पहुंचने देता है। अमित शाह के बारे में क्यों मैं ये कहता हूं कि वो एक असफल चाणक्य है, उसको लेकर के मैं चलता हूं अब दत्तू गावनकर जी के पास। दत्तू जी, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत का जो गृह मंत्री होता है, ना सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री उसको देखनी होती है, लेकिन हर आपदा में, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी उसका खुद का बहुत बड़ा रोल होता है। हम सब जानते हैं कि 2019 के जनरल इलेक्शंस के बाद जब मोदी 2.0 कहा जाता है, एनडीए 3.0 कहा जाता है, इस सरकार में अमित शाह को होम मिनिस्टर बनाया गया। सवाल यह उठता है, और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के चलते हैं, कि हर बार आप लोगों ने देखा होगा गाइडलाइन इशूड बाय एमएचए, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, फलाना ढिमाका, पता नहीं क्या क्या, क्योंकि घर के अंदर की सारी सिक्योरिटी हालात डिजास्टर इनका काम है। एनडीए में एक्ट में प्रधानमंत्री चेयरमैन होता है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू सारे काम। दत्तू जी, क्या कारण है कि पिछले 5 महीने से देश में कोरोना काल बना कर पूरे देश को लॉकडाउन किया गया, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, उसके बाद अनलॉक शुरू हुए, उधर बिहार में बाढ़ आई, जाने कहां क्या क्या होता रहा। भारत के होम मिनिस्टर गायब कहां थे? कहीं दिखे नहीं। ऐसा है निशांत जी कि अमित शाह जी को देश की जिम्मेदारी नहीं दी है मोदी जी ने। इनको भारतीय जनता पार्टी को कैसे फ्लरिश किया जाए, उस तरह की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। आज इस देश में कितने दिहाड़ी मजदूर मरे, इनके पास डाटा नहीं है, लेकिन 1000 के ऊपर दिहाड़ी मजदूर मर गए जो घर जा रहे थे अपने इस पैंडेमिक में। अचानक से लॉकडाउन कर देना, और जबकि 30 जनवरी को पहला केस हिंदुस्तान में मिला, उसके बाद 3 महीना इंतजार करना, ये इसके लिए कि सिर्फ इनको ट्रंप जो थे, ट्रंप का इवेंट करना था, नमस्ते ट्रंप, और इनको मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट टॉपल करनी थी। और इसी में ये बिजी थे महाशय कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक एक राज्य हथिया जाए। इनको महामारी फैले, कोरोना फैले, लोग मरे, इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। मैं इनके लिए ये संस्कृत के लिए जाने जाते हैं। मैं 1-2 लाइनें बोलूंगा आपके लिए, अगर आप अलाउ करो। न विना परवा देन रमते दुर्जनो जना, न विना परवा देन रमते दुर्जनो जना, काक सर्व रसान भुगते विना मध्य न तृप्तति। इसका मतलब ऐसा है कि दूसरों की निंदा करने वाला, दूसरों का बुरा करने वाले लोग जो होते हैं, और काक यानी कौवा, इसे कितने भी अच्छे रस दो, जब तक ये गंदगी नहीं पीता
तब तक इसकी तृष्णा जो है शांत नहीं होती। इसी तरह अमित शाह है, जब तक गंदगी नहीं करेंगे, जब तक गंदा रस प्राशन नहीं करेंगे, तब तक इन्हें चैन नहीं आता। इसलिए पूरे देश में अमित शाह जी ने गंदगी फैला रखी है। ये तड़ीपार गृह मंत्री का जो व्यक्ति तड़ीपार है वो गृह मंत्री कैसे हो सकता है? ये देश महात्मा गांधी का है, ये देश पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, ये देश वल्लभ भाई पटेल का है। इन्होंने अपने खून पसीने से इस देश को सींचा है, और अमित शाह जैसा तड़ीपार आके इस देश को ध्वस्त करे, इस देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को ये ध्वस्त करे, ये हम कभी सहन नहीं करेंगे। निशांत जी, मैं आपके साथ में हूं, और जब जब मौका आएगा हम हमारा सीना आगे करके इस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम किसी के बाप को नहीं डरते, हम अमित शाह को नहीं डरते, हम मोदी को नहीं डरते, हम इनके खिलाफ खड़े हैं, और अंतिम क्षण तक, मेरे अंतिम सांस तक हम इनके खिलाफ खड़े रहेंगे। दत्तू जी, एक फॉलोअप क्वेश्चन है। आपने जिस तरीके से बात समझाई, आपसे एक फॉलोअप क्वेश्चन है। फॉलोअप क्वेश्चन ये है, अमित शाह को आपने कौवा कहा, मोदी को शायद आप कुछ और भी कहेंगे, ठीक है। सवाल ये उठता है आपसे कि कांग्रेस के लिए अमित शाह किस प्रवृत्ति का आदमी है, या मोदी किस प्रवृत्ति के हैं, भारतीय जनता पार्टी किस प्रवृत्ति की है? ये कोई नई बात तो है, ये तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस को कल पता चला है। मैं आपसे फॉलोअप सवाल में आपसे स्ट्रेट ये सवाल करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, आप देश को ये बताएं, 2002 का जो मास्टरमाइंड है, एक नहीं एक से ज्यादा है, और हम जानते हैं उनकी प्रवृत्तियां कैसी हैं। क्या आप 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी से लेके 2014 तक 10 साल, क्या आप ये मानेंगे कि कांग्रेस की भूल है कि असली मुजरिमों को आप लोग सजा नहीं दिला पाए? देखिए, ऐसा है कि जुडिशियरी सिस्टम में हम फंसे रहे, और कहीं ना कहीं आप जैसे बोल रहे हो कि हो सकता है हमारे लोगों से भी कुछ चूक हो सकती है, हुई होगी, लेकिन हमारी जुडिशियरी सिस्टम जो है सुधारने की जरूरत है। इन लोगों ने जिस तरह के कांड गुजरात में किए थे, इनकी सजा इनको नहीं मिली है। एक एक करके ये लोग उसमें से जैसे छूटे हैं, जैसे बाहर निकले, वो निंदात्मक ही है। मैं इसकी निंदा ही करूंगा, भले मेरी सरकार थी वो इनको सजा दे नहीं पाई, भले वो जुडिशियरी सिस्टम का हो या सरकार की कमी हो, एक कमी थी। ठीक है दत्तू जी ने ये कहा कि एक कमी थी। मैं चलता हूं विष्णु विनोदम महाराज के पास। विष्णु जी, आपने ये सुना कि किस तरीके से अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, मोदी, इनके बारे में क्या क्या वक्तव्य निकल के आ रहे हैं, आपने भी अपने दिए। मैं दो बातें यहां पे सामने रख के फिर सवाल आपसे करूंगा। एक, हम सब ने देखा कि लॉकडाउन के समय किस तरीके से गरीब, बेसहारा, दिहाड़ी मजदूर अपने परिवारजनों को अथवा खुद अकेला हजारों किलोमीटर पैदल, नंगे पांव, भूखा, गर्मी में, तपती हुई जमीन पे रोता गाता, लाठी खाता हुआ गया। इसके बाद भी राम के नाम पे ये राजनीति करेंगे। विष्णु जी, क्या लगता है, धर्म क्या आप साथ देगा भारतीय जनता पार्टी का, या क्या भारतीय जनता पार्टी अभी भी धार्मिक कहलाएगी या अधर्मी हो चुकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अधर्मी हो चुकी है, या ये पूरा देश अधर्मी हो चुका है, या हमारा सनातन धर्म में वो दम नहीं रहा कि आज हम लोग अपनी आवाज उठा सके या सत्य को पहचान सके, क्योंकि वर्तमान की हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं है। धर्म विहीन देश हो चुका है, पहली चीज। क्योंकि ये जो मैंने प्लैंडेमिक बोला, ये एक प्लान है, और इस प्लान में सबसे पहले ये बैंक दिवालिया होंगे। 2021 मार्च में देखेंगे, पहुंचते पहुंचते ये देश, बैंक सारे दिवालिया हो जाएंगे। उसके बाद ये सरकार भी दिवालिया होगी, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये भगेगी। जब एक प्रधानमंत्री जैसा एक व्यक्तित्व जब ये मैसेज देता है कि मैं तो झोला उठा करके चलता बनूंगा, निकल जाऊंगा, मैं तो एक संत हूं, वो अपने आप को संत बता रहे हैं, वो जब इस तरीके के मैसेज पास आउट करते हैं, तो इससे क्लियर होता है, लोग समझे ना समझे, लेकिन इसके पीछे की एक राजनीति होती है। वो कहीं ना कहीं एक मैसेज पास आउट कर रहे हैं। कितने लोग इस मैसेज को पकड़ पाते हैं? ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस देश में
दिवालिया घोषित होगी और यहाँ की राजनीति बिल्कुल लास्ट चरम सीमा पे चल रही है। अभी जैसे हमारे शास्त्रों में, वेदों में बताया जाता है कि कलयुग 5000 साल बाद आएगा, कलयुग की शुरुआत हुई है। तो ये भी बिल्कुल झूठ है, कलयुग की शुरुआत नहीं, कलयुग का अंत चल रहा है। आप बाइबल पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, उसमें बड़ा क्लियर कट दे रखा है। क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले ट्रंप ने पूरा एक थर्ड टेम्पल के लिए आगे कहानी बढ़ाई थी, और जैसे ही इजराइल में थर्ड टेम्पल बनना शुरू होगा, उस वक्त विश्व में धर्म के नाम पर तबाही होगी। ये कुरान में भी लिखा हुआ है, बाइबल में भी लिखा हुआ है, और हमारी जो भविष्य पुराण है उसको फाड़ करके फेंक दिया गया। आज हमारे वेदों और शास्त्रों को कई बार तोड़ा मरोड़ा गया, तो क्या हम सही पढ़ पा रहे हैं? निशान जी, सोचने वाली बात यह है, क्या हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं? जब तक हम लोग धर्म की नकेल नहीं कसेंगे, जब तक हमारा धर्म सही नहीं होगा, धर्म के अंदर नॉलेज नहीं होगी, तो हम लोग राजनीति और देश को आगे बढ़ा नहीं सकते। और आज सारी चीजें चोरी बहुत करके इंपॉर्टेंट। वो कुरान में और बाइबल में डाल चुके हैं, तो हमारे को उनके ग्रंथों को भी देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा कोरोना का जाल फैलाया गया है, बैंक दिवालिया होने जा रहे हैं, तो ये जैसे कि कोरोना में आप किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते, नोटों को हाथ नहीं लगा सकते, फलों को हाथ, तो ये डिजिटल वर्ल्ड की तरफ लेकर के जाया जा रहा है हम लोगों को। अब ये इस तरीके की करेंसी बंद देश होगी। अभी बर्बाद हो चाइना, जाएगा। देश बर्बाद हो जाएगा। जी चाइना जी अपना बैंक इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैंक लेकर के आया, क्रिप्टो बैंक लेकर के आया है। अब ये जो आप देख रहे हैं, जो फिजिकल मनी, ये खत्म होने जा रही है, ठीक है, ये बैंक खत्म होने जा रहे हैं। अब चाइना के साथ एक तो लड़ाई कर रहे हैं, और चाइना को ही हम अपने देश में जगह दे रहे हैं बैंकिंग के लिए। ये कितना बड़ा आडंबर बहुत चल रहा अच्छी है, इस बात देश के आपने साथ कही। कितना बड़ा धोखा चल रहा है। और पल पल पे सिर्फ धोखा ही दिया जा रहा है, इस देश की जनता को सिर्फ बरगलाया जा रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मीडिया का है। मीडिया बिकाऊ है टोटल। बहुत विपक्ष अच्छी काम बात कर आपने नहीं कही, रहा। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। बिल्कुल, डॉक्टर अब्बास के पास चलता हूं, और लेकिन जो महाराज ने बात कही उसमें मैं दो बातें जरूर रखना चाहूंगा कि डॉक्टर अब्बास, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से महाराज ने कहा कि देश बर्बाद हो जाएगा, बैंक बर्बाद हो जाएंगे, मेरी भाषा में अगर कहा जाए तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, भूखमरी आ जाएगी, नौकरियां वगैरह, बिजनेस तो आप छोड़ ही दीजिए। ये विष्णु विनोदम महाराज जी ने कहा। लेकिन जहां पे एक बात और निकल के आई डॉक्टर अब्बास, चाइना। हम ये समझ पा रहे हैं कि चाइना के साथ क्या खेल चल रहा है। हम खुद जानते हैं इस बात को कि 2009, 2014 भारतीय जनता पार्टी अपने एमएलए और एमपीज को लेकर के बीजिंग जाती थी। इनफैक्ट मिस्टर मोदी के प्रधानमंत्री रहते स्पेशली 13-14 एमपी एमएलए आरएसएस के साथ मिला करके बीजिंग भेजे गए, और वो बीजिंग इसलिए भेजे गए थे ताकि वहां पे माओवाद, माओ जेडांग की थ्योरी ये सीखी जाए। वो इसलिए भेजे गए थे ताकि वहां पे कैडर बेस्ड काम कैसे होता है ये सीखा जाए। वहां इसलिए भेजे गए थे ताकि लार्जेस्ट पार्टी कैसे फंक्शन करती है, यानी कि सीपीसी, उससे वो कम्युनिज्म सीखने के लिए जी भारतीय जनता जी पार्टी की। लार्जर क्वेश्चन इज डॉक्टर अब्बास, दो जी पार्ट में सवाल है और मैं चाहूंगा दोनों पार्ट का आप जवाब दें। पहला, जरूर। क्या चीन के साथ ये मोदी जी झूला झूल रहे हैं और देश को बेवकूफ बना रहे हैं? दूसरा, कश्मीर को कब तक रौंदा जाएगा, कितना रौंदा जाएगा, ये बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके पहले सवाल का जवाब, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो इतने बहादुर आदमी हैं, इतने जोरदार जबरदस्त दिलेर आदमी हैं, वो चीन का नाम तक लेने से डरते हैं। तो कहां गई इनकी बहादुरी? राम माधव का क्या लेना देना था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ? खुद डील साइन करते हैं और कांग्रेस की बात करते हैं। उसके साथ साथ इतनी सारी मीटिंग्स ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी डेलीगेट्स गए थे वहां पे। इस पे तो कुछ खुलासा कीजिए मोदी जी। और जो कश्मीर की बात कही है आपने जनाब निशांत वर्मा साहब, मैं बता दूं ये सबसे बड़ा फेलियर था, ये झूठा निकम्मा तड़ीपार, जो मैं तो चाणक्य इसको कहलाना पाप है समझता हूं
कश्मीर में लॉकडाउन, 10,000 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान सोल्जर्स, उसके साथ साथ नो इंटरनेट। और लॉकडाउन जब हम हिंदुस्तान में कोरोना के दौरान देख रहे थे, जब हमसे नहीं हो पाया, कश्मीर का तो बताइए, 1 साल से ज्यादा उनको लॉकडाउन झेलना पड़ रहा है। ये कश्मीर के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, इनको भगवान भी बचा नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, इतने बड़े फेलियर हैं कश्मीर के मामले में, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 फेलियर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस फेलियर, उसके साथ साथ जो ये कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे। ट्रिपल तलाक को तो जाना चाहिए, लेकिन ट्रिपल तलाक बिल है, गलत बिल है, फ्लॉड बिल है। 5 प्रोविजन बता दीजिए, मैंने कहा वो अचंबित पात्रा, नारंगी खटमल, जिसको आपने इतना बेहतरीन सा सूटेबल नाम दिया, वो 2 प्रोविजन नहीं बता सका मुस्लिम महिलाओं के लिए। और आप बात करते हैं ऐसी। शाहीन बाग में जो औरतें थी उनके बारे में गुलाब बहरा कहते हैं, ये परमेश वर्मा क्या कहता है, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, ये लोग, और उसके साथ साथ सीबीआई, ईडी, आईटी, इनके केज्ड पैरेंट्स नहीं, इनके सांप हैं। जब चाहे छोड़ो, डसो, आ जाओ, ऐसे कर रहे हैं ये लोग। उसके साथ साथ फेलियर के फेलियर, मैंने एक छोटी सी लिस्ट है, 30 सेकंड में मैं समाप्त करूंगा। निशांत जी, जैसे मैंने कहा कि आपने कहा कि ये लोग राम भक्त नहीं हैं। भगवान राम की तो मैं इज्जत करता हूं, मैं जय श्री राम कहूंगा, क्योंकि अगर हम मुसलमान भाई, आप हिंदू भाइयों के भगवान को इज्जत देंगे तो ही हमें इज्जत मिलेगी, और हम सब यही हैं। लेकिन ये भगवान राम का नाम का उपयोग करते हैं, राम नाम जपना, पराया माल अपना, राम नाम जपना, हिंदू वोट अपना, मेजॉरिटी वोट अपना, ये सब यही करते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, चाहे वो अयोध्या हो, कश्मीर हो, ट्रिपल तलाक हो, एनआरसी सीए हो, हर जगह से विश्व में खिली उड़ी है मोदी की, अमित शाह की, किस तरीके से हिटलरवादी, ये नाजिज, अर्बन नाजीज हैं ये, और हमको बोलते हैं अर्बन नक्सल। इतने घटिया स्तर के लोग हैं, फेलियर आफ्टर फेलियर, सेक्युलर फैब्रिक को बर्बाद कर देना चाहते हैं ये। मैंने कई बार कहा है, अर्नब गोस्वामी के शो पे के मैं एक संविधान की किताब गिफ्ट करना चाहता हूं अमित शाह को, तड़ीपार को, मोटा भाई को, ये। और आखिरी बात, जीडीपी -23.9%, मोदी जी फेल्ड, अमित शाह जी फेल्ड। उसके बाद ये ओवर ग्लोरीफाइड आदमी जो है, जैसे विनोद जी, दत्तू जी बता रहे थे, ये गैंगस्टर है, माफिया का आदमी है, पैसे में खेलता है ये। इतना बड़ा ढकोसला आदमी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ना पैदा हुआ ना होगा, इस तरह का आदमी है अमित शाह। और मैं आपको बता दूं, निशांत वर्मा जी, मुझे इतनी हिम्मत कहां से आई, आप जैसे आदमी को जो मैं देखता हूं नेशनल मीडिया पे ललकारते हुए। आज नेशनल मीडिया के ज्यादा भाजपा के स्पोक्स पर्सन, मैं आपके साथ खुद पैनल पे रहा हूं, थर थर कांपने लगते हैं जब निशांत वर्मा बात करता है, डेसिबल गिरा दी जाती है। अभी खुद मैं तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहा हूं निशांत जी, मैं आपको बता दूं, यू आर वॉइस ऑफ द नेशन। मैं और एक बात बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी मेरा भाई है, मुसलमान भाई है, लेकिन असदुद्दीन के पीछे उसकी एमपी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इतने सारे हैं। उससे भी ज्यादा निडर बहादुर मैं निशांत वर्मा को मानता हूं। क्यों? बीइंग अलोन, अकेला, निहत्था होते हुए आप जो कर रहे हैं, मेरे लाखों करोड़ों सलाम है आप पे और इज्जत है। और आप एक ऐसे आदमी हैं जो इस देश का युवा आपके लिए विल बी रेडी टू टेक अ बुलेट फॉर यू, मिस्टर निशांत वर्मा। यू गिव अस इंस्पिरेशन। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। मैं अपने बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्बास, आपके इस हौसला अफजाई का, तारीफ का। मैं चाहूंगा कि भारत का हर नागरिक ऐसा ये दिल से है निशांत भाई, क्यों, ये दिल से है, दिल से। थैंक यू, थैंक यू। मैं अपने प्रोग्राम के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हूं, शायद 2-2.5 मिनट ही मेरे पास बचे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं अपने सारे गेस्ट से आखिर में एक एक बहुत छोटा सा सवाल कर पाऊं। सवाल सेम रहेगा, जवाब मुझे एक एक करके सबसे चाहिए। अमित शाह चाणक्य नहीं है, ये तो कम से कम आज एक कंक्लूजन, फैक्ट दिखता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस चर्चा का पोस्टमार्टम जो है, आप लोगों के जो वक्तव्य हैं उसके अंदर साफ एविडेंस है। सबसे पहले मैं जाऊंगा विष्णु विनोदम महाराज के पास। विष्णु विनोदम महाराज, आप 1 मिनट में अगर बता पाए, एक मैसेज दे पाए गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर्स कि किस तरीके से अमित शाह को चाणक्य समझना देश के लिए
नुकसानदायक है? देखिए, ये एक तड़ीपार को चाणक्य बोलते हैं, एक ड्रग एडिक्टेड औरत को ये लक्ष्मीबाई बोलते हैं। तो इनकी तो बात ही करना गुनाह है। देखिए, इस धरती का सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे समझने वाली बात यह है, इस धरती का सबसे बड़ा पाप अज्ञानता है। और ये अज्ञानता वश पूरा का पूरा हमारा भारत चल रहा है। यहां नॉलेज नहीं है, विपक्ष भी बहुत कमजोर हो रहा है, क्योंकि इनकी जो एडवाइजरी कमेटी है, मुझे नहीं पता कि किस तरीके की एडवाइजरी कमेटी है। इन लोगों को, मैंने प्रियंका गांधी को बहुत से लेटर और बहुत सी ऐसे खुल करके बातें लिखी हैं जिनके ऊपर इन्होंने आज तक कोई वर्किंग नहीं की। मैं सपोर्ट करता हूं कांग्रेस को, लेकिन क्योंकि विपक्ष जब दिशा विहीन होगा, कमजोर होगा, तो देश भी कमजोर होगा। आज देश को कमजोर होने के पीछे मैं ये मानता हूं कि विपक्ष भी बहुत बड़ा गुनहगार है, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो गुनहगार है। आज ये देश डूबते क्यों जा रहा है, उसके पीछे जवाब आपको देना पड़ेगा। हम लोग तलवे चाटने की राजनीति नहीं करते। हम लोगों को ये राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें देश से मतलब है। हम देश को की जनता को बचाने के लिए काम करना चाहते हैं। अगर एक धर्मगुरु अपनी सुविधाओं के लिए काम करे तो मेरे हिसाब से वो गलत है। तो ये धर्मगुरु का काम है, वो कहीं ना कहीं जनता और देश के लिए काम करता है। बहुत बढ़िया विनोद। विष्णु जी ने बहुत अच्छी बात की। दत्तू गावंकर जी, आप देखिए, राम सेना के प्रमुख विष्णु विनोदम महाराज ने ये बात कही है, आपने भी सुना। मैं आपसे 3 बातें पूछना चाहता हूं। भविष्य में, जो कि हो सकता है देश के भले के लिए बहुत जल्द हो, अगर कांग्रेस की केंद्र में सरकार आती है या कांग्रेस की मिलीजुली केंद्र में सरकार आती है, मानसी सोनी का केस खोलेंगे दोबारा, व्यापम को लोगों को सजा दिलवाएंगे, शिवराज जैसों को 2002 के दंगों पे रीओपन करवाएंगे। देश को सुधारना है तो सांप को कुचलना पड़ेगा। क्या कांग्रेस तैयार है? निशांत जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि पहले मैं विष्णु विनोदम महाराज जी की बात पे आता हूं कि जैसे इन्होंने कहा कि विपक्ष कमजोर हो चुका है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप देखेंगे कि इस देश में विरोधी पार्टियों से कोई आवाज गूंज रही है तो है राहुल गांधी की आवाज। लगातार वो मोदी सरकार पे प्रहार करे, उसकी जितनी ताकत है उतनी ताकत से वो बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। और हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे हम लोग हमारी ताकत से लड़ रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मानसी सोनी हो, व्यापम हो, और कोई इनका केस हो, या जज लोया का केस हो, सोहराबुद्दीन का फेक एनकाउंटर हो, कांग्रेस सत्ता में आएगी और इस केसेस को तह तक लेके जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूं, ये मेरा पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ये सब हिसाब जो है चुकता बिल्कुल करेगी, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि इसमें दोषी है। जज लोया का इन्होंने मर्डर किया है, ये भाग रहे हैं। सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर, तुलसी प्रजापति का मर्डर किया है। ये सब जो है इनका जो कर्म है, ये मराठी में कहते हैं नियति सोड़त नहीं। नियति जो है किसी को छोड़ती नहीं है। इनके कर्म जो है, इनके कुकर्म जो है, इनका पीछा कर रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार 2024 में आ रही है, और उसके बाद मैं देखना चाहता हूं कि ये मोदी और अमित शाह और इनके जो पिल्ले हैं वो कितने लंबे तक भागना चाहेंगे, कितने लंबे तक भागेंगे। इनको भागने नहीं देंगे, लंबे तक भागना चाहेंगे, इनको पकड़ के घसीट के अंदर डालेंगे। डॉक्टर अब्बास, कितने लंबे तक घोड़ा, गधा, बैल, पिल्ला जो भी है वो भागेगा। दत्तू जी ने कहा, और कांग्रेस ने तो भाई अपनी तरफ से आश्वासन दे दिया कि वापस आए तो फिर मसल के रखेंगे गलत लोगों को, अच्छे लोगों की तो बात ही कुछ और है। डॉक्टर अब्बास, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। गोदी मीडिया को कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया तो अमित शाह के लिए पीनट बटर से लेकर के पार्लियामेंट तक और जाने क्या क्या लेके बैठा हुआ है। जरा आपके मुंह से, क्योंकि रोज आप गोदी मीडिया पे जाकर के धनधनाते हैं और लोगों को फड़फड़ाते हैं जी, जरा गोदी मीडिया को एक मैसेज दे दीजिए। जी जरूर। अमित शाह एक असफल चाणक्य जी। गोदी मीडिया जी, आपकी जी है जो गोदी में, वो जी में अगर दम है तो वापस बुला लीजिए निशांत वर्मा साहब को।
हालांकि आप तो आते रहते हैं इंडिया टुडे, टाइम नाउ पे, इनमें दम नहीं है ये गोदी मीडिया वालों में, क्योंकि जो सच होता है वो कड़वा होता है। और उसके साथ साथ गोदी मीडिया में अगर मैंने खुद सीखा है कैसे उनके घर में घुस के मारना, तो ये आपसे सीखा है निशांत वर्मा साहब, मेरे बड़े भाई। और उसके साथ साथ ये कह दूं कि जो टाइम मैगजीन ने जो दिया था इनको, अब तक ये उठ नहीं पाए, डिवाइडर इन चीफ मोदी, और मोदी खुले तो अंदर अमित शाह, ये इनकी असलियत है। हालांकि आपको तो यूनिफायर इन चीफ होना था, डिवाइडर इन चीफ हो गए। और ये जो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं, चाणक्य जी, अरे मैं खुद पाप कर रहा हूं अभी ये जो बात करते हैं ये मास्टर ब्लंडर है। ये तो रेगुलर जाते हैं एम्स को, लेकिन इनका एम विकास पर नहीं। कौन विकास, कहां विकास, कोई विकास नहीं है। ये सबसे बड़े फेलियर है। चाणक्य को इनसे कंपेयर करना सबसे बड़ी बेइज्जती है। चाणक्य को चोट पहुंचाने के बराबर है। और उसके साथ ये कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपकी शो पे बुलाने का। और मैं चाहता हूं कि निशांत वर्मा और निशांत वर्मा जैसे और शेर बाहर आए और इस देश के जो फैसिस्ट फोर्सेस हैं उनको ललकारते जाएं, और ये जो जंग है जीतते जाएं। जिसे कहते हैं कि हकीकत छुप नहीं सकती छुपाने से, महक उठ नहीं सकती कागज के फूलों से। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ आज जुड़े, आपके साथ लोगों के साथ चर्चा करी हमने। डॉक्टर सैयद अब्बास बैंगलोर से, यूथ लीडर, कांग्रेस के प्रवक्ता मुंबई से जुड़े दत्तू गवंकर, और वृंदावन उत्तर प्रदेश से धन्यवाद विष्णु निशांत विनोदम जी महाराज, बुलाने के लिए, राम सेना के प्रमुख। आप बुलाने सबका के लिए धन्यवाद आपका, जुड़ने के लिए, बुलाने बहुत के लिए शुक्रिया। आपका धन्यवाद, तो दर्शकों बहुत बहुत आपने धन्यवाद। देखा, बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आपने देखा कि आज जिस तरीके से हम लोगों ने चर्चा करी, उस चर्चा के अंदर सिवाय सत्यता के और सिवाय फैक्ट्स के हमने कोई बात नहीं करी। हमने कोई इस तरीके से बात करने की चेष्टा तक नहीं करी जिस तरीके से गोदी मीडिया आप लोगों को दिखाता है गलत सलत कि कहाँ किसी अमित शाह ने और मोदी ने बड़े ऊंचे नीचे काम कर डाले। नहीं, यहाँ पे हमारी एक लाउड पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत सिंपल बात है कि हम पॉलिटिकल बात करेंगे, पॉलिटिशियंस की बात करेंगे, मुंह खोल के लाउड बात करेंगे और सच्चाई की बात करेंगे। जहां तक आप लोगों ने देखा, आपको समझ में आया होगा, अगर आप ये प्रोग्राम रिवाइंड करके दोबारा देखेंगे तो विष्णु विनोदम महाराज के हिसाब से, वो तो उन्होंने शब्दों का प्रयोग नहीं किया, मैं उनका अगर तात्पर्य निकाल सकूं तो मेरे ख्याल से चाणक्य की जगह तो कोई जयचंद ही होगा जो इस देश को तोड़ने का काम कर रहा होगा, जैसे कि महाराज ने कहा। दत्तू गवंकर जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने अपने साफ शब्दों में कहा कि जब कांग्रेस वापस आएगी तो जो गलत किया है इन लोगों ने, उस गलत का सबक उनको जरूर सिखाया जाएगा। डॉक्टर अब्बास को आपने सुना बैंगलोर से, बहुत क्लियर शब्दों में उन्होंने हिंदू मुसलमान की जो राजनीति ये अमित शाह जैसे लोग करते हैं, और उन्होंने यहां तक कहा कि चाणक्य कहना ही पाप है। तो इत्यादि बातों को समझते हुए मैं एक बात पे आज ये प्रोग्राम अंत करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने झूठ के पुलंदे बांध करके 2014 के इलेक्शन जीते। 2019 तो खैर अगर पुलवामा नहीं हुआ होता तो इनका सफाया हो गया। आज की तारीख में गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह 5 महीने से आप गायब हैं। पहले गुजरात से आप तड़ी पार किए गए थे, इसलिए गुजरात में नहीं दिखते थे। इस बार कौन से पार हुए हैं पता नहीं, या पार होंगे पता नहीं, लेकिन एट दिस जंक्चर जब 5 महीने से देश में कोरोना, बिहार में बाढ़, सारे देश के अंदर गुनाहों की बढ़ती संख्या इत्यादि में जब गृह मंत्री की आवश्यकता होती है, तब आप नदारद होते हैं। आप कब दिखते हैं? यहां बटन दबाओ वहां करंट लगेगा। अगर गृह मंत्री की कुर्सी, पद, जिसपे बड़े बड़े नेता और भारत के लौह पुरुष कहलाने लायक स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग बैठे, उस कुर्सी का कुछ मान रखिए, वरना आपकी जो लालसा है लौह पुरुष कहलाने की, आप लोल पुरुष बन के रह जाएंगे। आज मैं कंक्लूड करता हूं इस टॉपिक को, इस डिस्कशन को। एक और लेकर के आएंगे हम बात आने वाले हफ्ते में, शायद नरेंद्र मोदी पे डिस्कस करें। लेकिन आज की तारीख में मेरे हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से एक बात क्लियर है, और मोदी भक्तों ये समझ लो, अमित शाह एक असफल चाणक्य है, द फेल्ड पॉलिटिशियन। थैंक यू।